कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास मैकेनिक्स की बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैकेनिक्स और अभी हम कर रहे हैं हमारी यूनिट सेकेंड, यूनिट 2। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान केंद्र से हमने शुरू किया था। द्रव्यमान केंद्र क्या होते हैं, उनकी गति में किस प्रकार परिवर्तन होता है, त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, वेग के सापेक्ष क्या परिवर्तन होता है, ये सब हमने देखा। अभी हमने लास्ट क्लास में द्रव्यमान केंद्र की गति देखी। ठीक है ना, द्रव्यमान की गति का क्या सूत्र होता है, किस प्रकार उत्पन्न करते हैं हम सूत्र। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। ठीक है, ये सब अभी तक हमने कुछ टॉपिक पढ़े सेकेंड यूनिट से रिलेटेड, जो मेन है आपका द्रव्यमान केंद्र। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत? इजी चीजें पढ़ी अभी तक हमने। द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान केंद्र की ही गति और समानित द्रव्यमान, इसके बारे में हमने अभी तक की क्लास में हमारा डिस्कस किया। सेकेंड यूनिट का आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैकेनिक्स पेपर की सेकेंड यूनिट चल रही है, जिसमें अभी हम ये कुछ टॉपिक कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को द्रव्यमान केंद्र इतना समझ में आ गया आपको, तो मैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाती हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जो हमने फॉर्मूला देखा था किस तरीके से हमें उसका उपयोग करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, इनमें से किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, उसमें बता देना, तो हम फिर से उस टॉपिक को ले लेंगे, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी आप लोग चलो क्वेश्चन लिखो। ये आपके क्वेश्चन आरयू में 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड। मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि द्रव्यमान केंद्र हमारा कंप्लीट हो गया वो टॉपिक, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक दो कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और 18 में आया हुआ है तो आप देख लो, बिल्कुल लेटेस्ट आया है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं आप लोगों के। ठीक है ना, तो लिखो, सिद्ध कीजिए कि दो द्रव्यमानों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सिद्ध कीजिए कि दो द्रव्यमानों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। उस दिन हमने द्रव्यमान केंद्र की जो परिभाषा पढ़ी थी उसका हमने फॉर्मूला बताया, तो लास्ट में मैंने आप लोग को लिखवाया था कि उस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि दो निकायों का द्रव्यमान के, दो द्रव्यमान के निकाय का कोई निकाय है, दो द्रव्यमानों का कोई निकाय है, उसका द्रव्यमान केंद्र उन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। तो यही आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, स्थित होता है तथा इन कणों के द्रव्यमान केंद्र से दूरी, द्रव्यमान केंद्र से दूरी का अनुपात
द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करना है? पहला तो हमें ये सिद्ध करना है कि किन्हीं भी दो द्रव्यमानों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है, तथा दूसरी चीज क्या हमें प्रूफ करनी है कि इन कणों की द्रव्यमान केंद्र से दूरी का अनुपात इनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। इनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन लिख लो आप लोग। जब तक थोड़ी इंक डाल लेती हूँ इसमें। ट्राई करो, अगर आप में से किसी को आता हो तो करने की कोशिश करो, कर पाते हो या नहीं। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या, कोई भी दो द्रव्यमान का एक निकाय मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले माना, ये हमने एक निकाय मान लिया x, y और z रेफरेंस फ्रेम में स्थित है। माना कोई एक द्रव्यमान इधर m1 ले ले और यहाँ हमने द्रव्यमान ले लिया m2, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया O। अब इन दोनों को हम m1 m2 से मिलाएं तो मूल बिंदु के सापेक्ष इनका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 और वेक्टर r2, ठीक है। तो ये स्थिति सदिश हम ले लेते हैं वेक्टर r1 और इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर r2, ठीक है। अब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र, तो हमने मान लिया इनका द्रव्यमान केंद्र ये किसी बिंदु C पर स्थित है। द्रव्यमान केंद्र C बिंदु पर स्थित है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, RCM ले लें हम, RCM वेक्टर के बराबर, ठीक है। दोनों हमने द्रव्यमान मान लिए और उनके बीच में हमने क्या मान लिया, द्रव्यमान केंद्र, और उस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या ले लिया, RCM के बराबर, ठीक है। दूसरा हम क्या ले लें कि इन दोनों द्रव्यमानों की द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया RC1 और वही इसकी दूरी m2 द्रव्यमान की दूरी हमने मान ली RC2।
जैसे हमने पहले भी जब द्रव्यमान केंद्र की जब हमने कैलकुलेशन की थी तब भी हमने इस तरीके से ही किया था, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि माना दो द्रव्यमान M1 तथा M2 है जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना लिया हमने, वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। मूल बिंदु के सापेक्ष हमने क्या ले लिए, इन दोनों के स्थिति सदिश हो गया, ठीक है। और तथा इनका द्रव्यमान केंद्र हमने कहा लिया है C बिंदु पर, तथा C बिंदु पर स्थित है, जिसका स्थिति सदिश हमने क्या लिया है, RCM वेक्टर के बराबर। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमने क्या ले लिया है, वेक्टर RCM ले लिया, ठीक है। और C के सापेक्ष इन दोनों द्रव्यमानों का स्थिति सदिश हमने क्या ले लिया है, तथा C क्या है, द्रव्यमान केंद्र, तो C के सापेक्ष द्रव्यमान M1 तथा M2 का स्थिति सदिश क्रमशः RC1 वेक्टर व वेक्टर RC2 है, ठीक है। वेक्टर R1 और वेक्टर R2 तो क्या है, M1 M2 के स्थिति सदिश है, लेकिन वो किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष है, ठीक है ना। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वेक्टर R1 और वेक्टर R2, और इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष M1 M2 की स्थिति सदिश क्या लिए हमने, वेक्टर R1, वेक्टर RC1 और वेक्टर RC2, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान केंद्र हमने माना है इस C बिंदु पर, तो इस C बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या ले लिया है, वेक्टर RCM ले लिया है, ठीक है। इतना लिख लो। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन तो है ही, आप चाहो तो आप इसको एक अलग टॉपिक भी मान सकते हो, जहाँ पे हमें द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है, द्रव्यमान केंद्र, ये प्रूफ करना है। तो आप चाहो तो इसको एक अलग टॉपिक भी मान सकते हो, और क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान केंद्र की हमने क्या परिभाषा देखी, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, RCM का मान M1 R1 प्लस M2 R2
प्लस m2। इक्वेशन नंबर 1। द्रव्यमान केंद्र का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ हम इस चित्र से देखें, चित्र से देखो, पहले अभी हमने उस दिन लास्ट क्वेश्चन किया, लास्ट टॉपिक द्रव्यमान केंद्र की जब गति पढ़ी थी हमने, या जब हमने समानित द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ा था, तभी भी मैंने आपको बताया था सदिशों के योग का नियम, कि कोई भी, अभी जैसे यहाँ पे हम एक तरह से देखें, दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक त्रिभुज तो m1 के साथ में बन रहा है, एक त्रिभुज m2 के साथ में बन रहा है। जैसे हम अभी इस एक त्रिभुज की बात करें, OC और m1, इसकी बात करें, तो यहाँ हमारे पास तीन स्थिति सदिश मिल रहे हैं। कौन से? वेक्टर r1, वेक्टर RCM और RC1 वेक्टर, ठीक है। अब इन तीनों सदिशों का योग करना हो तो कैसे करते हैं? तो सदिशों के योग का नियम होता है कि जो सदिश एक तरफ है, जिनकी दिशा एक तरफ है, वो एक साइड हम प्लस कर लेंगे, और जिनकी दिशा अपोजिट है वो दूसरी तरफ में। या एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो कि योग करना है, इसका मतलब जो समान दिशा में है वो तो आपके कैसे हो जाएंगे? प्लस प्लस, और जो उनके विपरीत दिशा में वो कैसा हो जाएगा? माइनस। तो माइनस उधर जाकर के वैसे भी जीरो, सॉरी, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीकों से मान लो, या तो समान दिशा वालों को प्लस और अपोजिट दिशा वालों को माइनस कर लो, बराबर जीरो लिख लो। और या फिर क्या करो कि एक दिशा वाले एक साथ प्लस, और दूसरी दिशा वाले या जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में, वो कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू के बराबर, ठीक है। कि वो एक दिशा वाले एक तरफ और दूसरी दिशा वाले दूसरी तरफ, इस तरीके से। तो यहाँ चित्र के सदिशों के योग से हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर RCM प्लस RC1 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर R1। R1 क्या है? अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो हम R1 वेक्टर का मान क्या लिख सकते हैं? वेक्टर RCM प्लस RC1 के बराबर। हमें यहाँ पे क्या करना है कि द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमानों के सापेक्ष सदिश हम देखें, तो यहाँ से वेक्टर RC1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस RCM। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे RCM का मान हम इस समीकरण से रखते हैं, वेक्टर R1 माइनस RCM का मान क्या है? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर बटे M1 प्लस M2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो बराबर क्या मिल गया हमें? M2 कॉमन ले लें यहाँ से, हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बटे M1 प्लस M2। किसका मान मिल जाएगा? RC1 वेक्टर का। इसको मानो आप समीकरण 2। लिख लो इतना। ये हमने किसके, सिर्फ अभी तो हमने एक त्रिभुज लिया है। अब ऐसे ही हम M2 की तरफ देखें तो क्या मिलेगा हमें? इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? R2 वेक्टर बराबर RCM प्लस RC2 वेक्टर। यहाँ से RC2 वेक्टर का मान हम क्या निकाल सकते हैं? वेक्टर R2 माइनस RCM। जैसे सेम इसे सॉल्व किया वैसे हम सॉल्व कर लेंगे।
नंबर 3। इक्वेशन हमें कौन सी मिल जाएगी यहाँ से? 3। अब यहाँ से हम इस RC1 और RC2 में रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं कि देखो, इसको आप चाहो तो आप इसको R1 माइनस R2 के टर्म में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2। तो अब इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि देखो R1 माइनस R2 M2 बटे M1, ये तो दोनों में सेम है। ठीक है ना, ये तो इन दोनों में सेम है। RC1 में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास M2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास M1 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से M2 हटाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं M2 से इसको डिवाइड कर दूँ तो M2 से M2 हट जाएगा और यही मान बच जाएगा जो कि इसमें भी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से RC2 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो RC2 में एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? M1 है। ठीक है, और M2 हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको M2 से डिवाइड कर रहे हैं। M2 से डिवाइड करने के बाद में ये बाकी चीज किसके बराबर बच जाएगा? RC1। ये बाकी चीज RC1 के बराबर बच जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? RC1 वेक्टर। समझ में आया कैसे? हमने समीकरण 2 और 3 को कंपेयर किया है। समीकरण 2 व 3 से हमने बस क्या किया है, ये मान दोनों में एक जैसा है। इसमें हमारा M2 आ रहा था कॉमन यहाँ पे, जबकि हमारा M1 आ रहा है। हम RC2 को अगर RC1 के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे M2 है, M2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? M2 से ही मैं डिवाइड कर दूं तो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने M2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ M1 था ही, M1 मैंने लिख दिया। अब M2 हटने के बाद में इस इक्वेशन में क्या बच रहा है? सिर्फ ये मान बच रहा है। ये मान किसके बराबर है? RC1 के बराबर। और इसमें भी M1 हटा दूं मैं तो उसके बाद ये मान बच रहा है जो RC1 के बराबर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? M1 की जगह M1 लिख दिया। M2 से डिवाइड करने की वजह से M2 डिवाइड कर दिया कि RC1 को जब M2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मान बचेगा और यही मान इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? RC2 और RC1 में ये रिलेशन आ गया। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि RC2 वेक्टर बटा वेक्टर RC1 बराबर क्या आ जाएगा? M1 बटे में M2। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्या कहा था हमसे क्वेश्चन में कि हमें प्रूफ क्या करना था कि द्रव्यमान केंद्र से इनकी दूरी का अनुपात इनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। तो द्रव्यमानों से जो द्रव्यमान केंद्र की दूरी आ रही है कौन सी? RC1 और RC2 है। इनका अनुपात M1 M2 के जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है ना, जस्ट व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो बस ये चीज हमारी सॉल्व हो गई। लिख लो। और दूसरा हमें क्या प्रूव करना था कि द्रव्यमान केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि देखो M1 M1 बटे M2 हम कैसा मान सकते हैं? एक अदिश राशि है। M1 बटे M2 यहाँ पे क्या है? एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान की तो कोई दिशा नहीं होती ना, तो M1 बटे M2 कैसा हो गया? दोनों द्रव्यमान अदिश है तो इनका अनुपात भी एक अदिश राशि हो गया। उसके बाद क्या मिला हमें? RC2 और RC1। तो RC2 RC1 ये दोनों कैसे? संरेखीय हैं, एक ही रेखा पर स्थित है एक तरीके से। RC1 व RC2 कैसे है? संरेखीय। तो द्रव्यमानों की तो कोई दिशा है ही नहीं और ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ से हमारा क्लियर है कि इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाले, इन दोनों द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र इन्हें मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ लिखने के बाद में ये चीज लिख लेना पहले, क्योंकि M1 बटे M2 एक अदिश राशि है तथा RC1 व RC2 दोनों कैसे? संरेखीय हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो द्रव्यमानों के निकायों को मिलाने वाला द्रव्यमान केंद्र इन्हें मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा।
ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या प्रूफ की कि यहाँ से हम RC2 बटे RC1, पहली चीज तो इससे प्रूफ हो जाएगी और दूसरी इससे प्रूफ होगी कि RC2 बटे RC1 का रेशियो कितना आ रहा है, M1 बटे M2 के बराबर। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों द्रव्यमानों तथा इनकी द्रव्यमान केंद्र से दूरी का अनुपात कैसा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखो आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया। अब ऐसे कुछ भी आपसे ऐसा इजी सा कुछ सॉल्व करवाएंगे, कभी कभी आपके न्यूमेरिकल टाइप में भी आता है कि इसी फॉर्मूले के लिए बस आपको वैल्यूज दे दी और आप उसका मान बताओ। तो देखते हैं, अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं। समझ में तो आ गया ना, एक ही रेखा पर कैसे स्थित होगा। भाई दो द्रव्यमान है, भाई दिशा किससे निर्धारित होगी। अगर इन दोनों द्रव्यमानों की भी कोई दिशा होती तब तो हम सोचते कि भाई मान लो हो सकता है द्रव्यमान केंद्र इस दिशा में जा रहा हो, इस दिशा में जा रहा हो कहीं भी, ठीक है ना। अब इन दोनों की तो कोई दिशा है नहीं और इसको हमने निकाला एक ही रेखा से, तो तभी तो हम कह सकते हैं इनकी कोई दिशा नहीं होने के कारण हम तो इनको बिल्कुल ऐसा भी मान सकते हैं। और द्रव्यमान केंद्र हम ऊपर ही क्यों माने, बिल्कुल इनके बीच में भी मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, क्योंकि दिशा की कोई बात नहीं है। पहले हमने माना कि मान लो कि इसकी दिशा थोड़ी ऊपर की तरफ है, लेकिन द्रव्यमान तो अदिश राशि है और RC1 RC2 ये दोनों कैसे है, संरेखीय हैं। इसका मतलब क्या होंगे, वो इसी बिंदु पर स्थित होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। न्यूमेरिकल्स करने में आप लोग को मजा तो आता है ना। लिखो 2, 4 व 6 द्रव्यमान के 2, 4 व 6 ग्राम द्रव्यमान के, ग्राम लगा लेना यहाँ पे, ग्राम में है द्रव्यमान, ठीक है ना। 2, 4 व 6 ग्राम द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित है, 2, 2, 2। इसके निर्देशांक दे रखे हमें x, y, z अक्ष पे 2, 2, 2 बिंदु पर स्थित है। ठीक है। एक 8 ग्राम द्रव्यमान के एक द्रव्यमान के कण को किस बिंदु पर रखें कि नवीन तंत्र का द्रव्यमान केंद्र बिंदु 0, 0, 0 पर आ जाए। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ भी लगे एक बार, ठीक है ना। है इजी, लेकिन समझने की बात है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। आपको कहा है कि 2, 4 व 6 ग्राम द्रव्यमान के, मतलब ये तीन तो आपको M1 M2 M3 का मान दे दिया, ठीक है, 3 द्रव्यमान दे दिए और इन कणों का द्रव्यमान केंद्र, इसके हमें निर्देशांक ये दे दिए, x, y, z अक्ष में निर्देशांक दे दिए हमें, ठीक है। ये तो एक द्रव्यमान केंद्र हो गया 3 कणों का। अब ये कह रहे हैं कि आप एक चौथा द्रव्यमान M4 को और ऐड करो, 8 ग्राम का है जो, ठीक है ना। अब इसका बिंदु बताओ कि द्रव्यमान के कण को किस बिंदु पर रखें कि इसकी वजह से जो नया तंत्र बनेगा, भाई अभी तक तो कितना 3 कणों का था निकाय,
अब 8 क्रम वाले को ऐड करते निकाय हो जाएगा 4 कणों का। तो ये जो नया तंत्र बनेगा इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ आ जाए, बिंदु 0 0 0 पर आ जाए। मतलब पहले का द्रव्यमान केंद्र 2 2 2 है, अब हम इसे किस बिंदु पर रखें कि द्रव्यमान केंद्र आपका 0 0 0 पर आ जाए। तो आपसे एक तरीके से वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो चौथा द्रव्यमान है 8 ग्राम का, इसका बिंदु क्या होगा या इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इसे हम किस बिंदु पर रखें, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में आप एक तरीके से ये बोलो M4 द्रव्यमान है, तो इसका स्थिति सदिश आप ये बोल सकते हो कि आपसे R4 पूछा जा रहा है कि इस चौथे द्रव्यमान को, इस चौथे ग्राम द्रव्यमान को या चौथे द्रव्यमान का जो कण है, इस कण को हम कहाँ पर रखें कि हमें द्रव्यमान केंद्र इस बिंदु पर मिल जाए। तो हमसे R4 पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हमें देखो तीनों द्रव्यमान हमें दे रखे हैं और उनके स्थिति सदिश भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लगाएं। आप में से किसी को अगर समझ में आ रहा हो कि क्या करना है तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोग खुद भी ट्राई करो कि यहाँ पे आप कैसे दिमाग लगा सकते हो। ठीक है ना, ये आपके राजस्थान में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान केंद्र पे न्यूमेरिकल आपका आ रखा है आरयू में 2016 में। ठीक है, तो हम यहाँ देख सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि माना 2 4 व 6 ग्राम द्रव्यमान के कणों का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2 व वेक्टर R3 है। इन तीनों का स्थिति सदिश तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हम क्या मान रहे हैं, वेक्टर R सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस रूप में हमने लिख दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से RCM वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 भी आएगा। यहाँ 3 निकाय का है, सॉरी 3 कणों का है निकाय, और अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 M2 M3 के मान आपको दे रखे हैं 2 4 और 6, तो 2 R1 वेक्टर प्लस 4 R2 वेक्टर प्लस 6 R3 वेक्टर और अपॉन में 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, ये मान आ गया। अब दूसरी तरफ हमें RCM का मान क्या दे रखा है कि 2 2 2 बिंदु पर स्थित है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है ना, द्रव्यमान केंद्र का मान हमें क्या दे रखा है, 2 2 और 2 पर स्थित है। तो RCM बराबर हम ये लिख सकते हैं 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के। ठीक है, हमें x y z का मान ही तो दे रखा है, तो इसके सापेक्ष इनके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, i के j के k के, तो 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमारी एक तरीके से समीकरण 1 हो गई, इस रूप में हमने लिख दिया इसको। अब अगर हम इसे चाहे थोड़ा हम आगे सॉल्व करें तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका आ जाएगा 2 R1 वेक्टर प्लस 4 R2 वेक्टर प्लस 6 R3 वेक्टर अपॉन में ये कितना आ जाएगा 12। 12 को हम इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमें 24 i के प्लस j के प्लस k के। लिख सकते हैं इस रूप में। इसको आप चाहो तो कोई समीकरण a नाम दे दो,
बस बनाया है एक तरीके से, हमने क्या किया बस उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखा है कि यहाँ से हमें क्या मान मिल सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ हम दूसरी चीज क्या देख रहे हैं कि अब अगर हम एक 8 ग्राम द्रव्यमान को भी इसमें जोड़ दें और उसका सदिश हम क्या मान लें, वेक्टर r4 के बराबर मान लें, उसके सदिश को हम मान लें वेक्टर r4 के बराबर। तो लिखो यदि 8 ग्राम द्रव्यमान को स्थिति सदिश मान लें वेक्टर r4 है तथा उसकी वजह से नवीन तंत्र बन जाएगा और उसका द्रव्यमान केंद्र अलग बिंदु पर, तो इसका द्रव्यमान केंद्र हम क्या मान लेंगे, तथा द्रव्यमान केंद्र r डैश सी मान लेते हैं हम, r डैश है। ठीक है, चौथा कण जोड़ते ही हमें क्या मिल गया, एक नया तंत्र मिल गया और उसका स्थिति सदिश हमने मान लिया r डैश सी के बराबर मान लिया। ठीक है, तो अब हम सेम फॉर्मूला लगाएं इस कंडीशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, निकाल दो इससे, नए के लिए हम r डैश सी का मान हमें क्या मिलेगा, देखो m1r1 m2r2 m3r3 प्लस यहाँ पे m4r4 और आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास कितने कण हो जाएंगे, 4 कण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर अब इस कंडीशन में हमारे पास द्रव्यमान केंद्र कहाँ बताया था कि बिंदु 0 0 0 पर आ जाए, कौन से बिंदु पर कहा था, 0 0 0 पर, मतलब इसका स्थिति सदिश एक तरह से ये होगा 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के बराबर। ठीक है ना, मतलब r सी डैश सी का मान हमारे पास एक तरह से क्या आ जाएगा, 0। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, या फिर हम इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 वेक्टर r1 प्लस 4 वेक्टर r2 प्लस 6 वेक्टर r3 प्लस 8 वेक्टर r4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 20 से उतार लो इतना, टोटल हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये मान कितना हो गया, 0 के बराबर। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों ए और बी इक्वेशन को हमें एक तरीके से तुलना कर दें, इन दोनों को कंपेयर करके, और हमें क्या निकालना है यहाँ से, r4 का मान। लिखो समीकरण ए व बी की तुलना करने पर ए और बी की, इन दोनों की तुलना हमें करनी है। अब तुलना करने के लिए क्या करें, ये इक्वेशन पूरी है बराबर 0 के बराबर, इस पूरी इक्वेशन को भी हम बराबर में 0 लाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, 24 i के प्लस जे के प्लस के को इधर ले जाए हम, माइनस का हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r1 वेक्टर प्लस 4r2 वेक्टर प्लस 6r3 वेक्टर
माइनस में इसे भी इधर ले जाऊं तो -24 आई के प्लस जे के प्लस के के। अब ये इक्वेशन पूरी किसके 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये भी 0 के बराबर है तो इसे हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2r1 वेक्टर प्लस 4r2 वेक्टर प्लस 6 वेक्टर r3 प्लस 8 वेक्टर r4। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से अब बस यहाँ पे क्या सॉल्व कर लो इसे। 2r1 से 2r1 कैंसिल, 4r2 से r2 कैंसिल, 6r3 से r3 कैंसिल, बच क्या गया यहाँ से -24 आई के प्लस जे के प्लस के के बराबर 8r4 वेक्टर। 8 को हम यहाँ डिवाइड कर दें, कितना मिल जाएगा 3। यहाँ से हमें r4 वेक्टर बराबर कितना मिल जाएगा, -3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। ये मिल जाएगा हमें r4 का मान। मतलब कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उस चौथे कण को किस बिंदु पर रखें कि द्रव्यमान केंद्र 0 0 0 पर आ जाए, है ना। तो चौथे कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, अर्थात 8 ग्राम द्रव्यमान का द्रव्यमान की स्थिति बिंदु किस बिंदु पर होगी, -3 -3 पर होगी। ये कण इस बिंदु पर अगर स्थित हो तब जाकर के इन चारों से बनने वाला जो नया तंत्र है उसका स्थिति सदिश कहाँ हो जाएगा, 0 0 0 पर हो जाएगा। नोट कर लो। तो समझ में आ गया आपको, इजी सा है। बस हमने फॉर्मूला कितना सिंपल लगाया, बस द्रव्यमान केंद्र का। द्रव्यमान के मान भी हमें दे रखे हैं, लेकिन समझना तरीके से कि हमसे पूछ क्या रहा है, चौथे कण की स्थिति पूछ रहा है कि उसे हम कहाँ रखें। तो पहले हमने r1 का मान सिंपल लगाया 3 कणों के लिए, फिर जैसे ही चौथा कण हम ऐड करेंगे तो द्रव्यमान केंद्र भी उसका दूसरा बन जाएगा, है ना। तो उसको हमने r' मान लिया और उसके बाद बस सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। दो 2016 में आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा हो गया कंप्लीट, यही यूनिट चल रही है, अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, बस द्रव्यमान केंद्र का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए, तो हमें थोड़ा समझ में आ गया कि एग्जाम में हमसे कैसे पूछा जा सकता है। अब देखो हमें नेक्स्ट क्या देखना है, बड़ा अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टक्कर या संघट्ट या इंग्लिश में कॉलिजन। टक्कर या फिर संघट्ट या इंग्लिश में हम बोले तो कॉलिजन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पहले देखो इसके बारे में कुछ समझो। टक्कर टॉपिक डाल लो और उसके बाद अपना पेन साइड में रख दो। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टक्कर क्या होता है। मुझे पता है आप सबने भी 11th-12th में पढ़ा होगा, तो आप लोग भी काफ़ी हद तक जानते होंगे। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें कुछ न्यू नहीं है ऐसा बताने जैसा, ठीक है ना। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस हमें क्या करना है कि नॉर्मली लाइफ में भी हम टक्कर देखते हैं। किसको बोलते हैं हम टक्कर, टक्कर से हमारा मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो वस्तुओं का टकराना। ठीक है, टकराना मतलब चाहे कोई भी दो गाड़ियाँ, मोस्टली तो हम देखते हम बोलते हैं ना गाड़ियों की टक्कर हो गई,
मोस्टली दो कार टकरा गई आपस में, दो बसें टकरा गई, या फिर कोई बॉल आपस में, दो बॉल टकरा गई, दो इंसान चलते चलते टकरा गए, किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो टक्कर कैसे भी, तो हम डेली लाइफ में हम टक्कर किसको बोला, आपने किस घटना को टक्कर बोला, जब आपको ये लगा कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट, कोई इंसान है या दो गेंदे हैं या कोई दो गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के बिल्कुल इतना पास आ जाए और एक दूसरे को जब टच कर लेते हैं, दोनों जब बिल्कुल एक दूसरे के टच कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टक्कर कहते हैं हम उस घटना को, ठीक है ना। गलती से हो चाहे जानबूझ करके हो, ठीक है। हाँ ये है, अलग अलग वेग होता है, मान लो कहीं कभी किसी गाड़ी की टक्कर होती है, तो हम देखते हैं, हम मोस्टली हम यही पढ़ते हैं कि हाँ दोनों गाड़ी बड़ी स्पीड में आ रही थी और टकरा गई, तो ये होता है कि स्पीड उनकी जितनी ज़्यादा हो नुकसान उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तभी तो गाड़ी में टूट फूट होती है या कोई गाड़ी पलट गई है, जो कुछ भी होता है। लेकिन आपने टक्कर किस घटना को बोला, या जैसे अभी बॉल है, कोई बॉल हम बोलते हैं कि दीवार से टकरा गई, तो टकराने को हमने कब बोला, जब वो बॉल आकर के इस दीवार पर टच हुई, टच होने के बाद में वो किसी दूसरे डायरेक्शन में गई होगी, तो जब इस टच हुई इसको हमने बोला है टकराना, बाद में वापस जाने को हमने टकराना नहीं बोला, ठीक है ना, यहाँ से टच होने को। तो नॉर्मल लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का आपस में टकराना, या दो पिंड एक दूसरे के इतने संपर्क में आ जाए कि संपर्क में आने के पश्चात एक दूसरे को अगर वो टच करें, ठीक है ना, एक दूसरे को छू लेते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को टक्कर कहते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में फिजिक्स ने इस टक्कर पे फिजिक्स को क्या करना है, फिजिक्स ने इसे कुछ अलग तरीके से समझाया, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में टक्कर एक बहुत ही भौतिकी में हम बोले, फिजिक्स में भौतिकी में टक्कर एक बहुत ही स्पेशल प्रक्रिया है, ठीक है। बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसे समझाया गया। कैसे, फिजिक्स ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि दो पिंड आपस में एक दूसरे को छुए ही, फिजिक्स ने इस चीज को मना किया कि ये छूना जरूरी नहीं है। उन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कहा, साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर कोई दो पिंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, नजदीक आते आते वो इतने नजदीक आ जाए, मतलब बहुत पास में हो, भले ही उन्होंने छुआ नहीं है एक दूसरे को, लेकिन वो बहुत पास में हो, इतने पास में आने के कारण उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ क्या हो, अंतःक्रिया हो, इन दोनों के बीच में कुछ अंतःक्रिया ऐसी हो, इतनी दूरी से भी कुछ अंतःक्रिया ऐसी हो जिसके कारण इनकी गति में परिवर्तन हो जाए, कि यहाँ तक गति करते करते इन दोनों में अंतःक्रिया ऐसी हो कि इधर चला गया इधर चला गया, या इनकी गति में परिवर्तन हो गया, या तो डायरेक्शन चेंज हो गई या स्पीड चेंज हो गई, कैसे भी अगर इनकी गति में परिवर्तन हो जाए तो फिजिक्स भौतिकी में इसे क्या बोलते हैं, टक्कर कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। फिजिक्स ने क्या कहा कि जरूरी नहीं है दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छुए, हालांकि ये बात और है कि दूर से देखने पर हमें ऐसा ही लगेगा शायद कि हाँ इन्होंने एक दूसरे को छुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हम जिन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की, जिन कणों की या जिन घटनाओं की बात या जिनकी व्याख्या हम हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें करते, वो घटनाएं क्या होती हैं हम डेली लाइफ में अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, हम बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करके तब उस चीज को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली देखने में तो हमें इतनी दूरी की, इतनी कम दूरी है इनमें कि टच नहीं हो रहे, वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, हमें देखने में क्या लगेगा कि हाँ दोनों में टक्कर हुई है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसे कोई माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि नहीं टक्कर नहीं हुई, वो उनमें एक दूरी थी, एक दूरी के बाद भी, लेकिन फिर भी उस दूरी, इतनी दूरी पर भी उन दोनों में कुछ ऐसी अंतःक्रिया हुई जिसके कारण उनकी गति परिवर्तित हो गई, ठीक है, तो उसे भी हम टक्कर कहेंगे। तो भौतिकी में क्या कहा जाता है कि यदि एक दूसरे के निकट आते हुए दो कण बहुत ही अल्प काल के लिए एक दूसरे से इस प्रकार अंतःक्रिया करें कि इस अंतःक्रिया के कारण बहुत ही शीघ्र इन कणों की गतियां परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को टक्कर या फिर संघट्ट कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। पहले तो हमारे डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं और भौतिकी ने इसमें क्या अलग बताया, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सोचोगे कि मैम ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है कि मतलब इतनी दूरी पर ही परिवर्तित हो जाए, होता है एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखो ध्यान दिलाती हूँ आपको थोड़ा, क्या आप लोगों ने जब भी हम साइंस का मतलब एक तरह से थोड़ा सीरियस वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 9th 10th क्लास से, है ना, जहाँ से हमारे 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर भी आते हैं
उष्मागतिकी के भी आते हैं, घात या जैसे भी। अच्छा, तो उन सब में आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु में नाभिक की खोज कैसे हुई। और उसमें श्योरली आप सब ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। रदरफोर्ड पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु में नाभिक की खोज की थी, है ना, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप उसमें जाओ फ्लैशबैक में। उसमें क्या बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं। रदरफोर्ड ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली थी, सोने की एक पतली पन्नी लेकर के, और उस पे उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। अल्फा कणों की करवाई थी बौछार। अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं भी पता है तो अब पता कर लो। अल्फा कणों पे चार्ज कैसा होता है, धनावेश होता है इस पे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की इन पर एक पर्टिकुलर दूरी से इन पर बौछार करवाई, काफी तेज इन पे बौछार करवाई। और उसके बाद यहाँ से जो उन्हें अलग अलग परिणाम मिले, उस परिणाम के आधार पर ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब बौछार करवाई तो कुछ दूर तक तो ये सीधे कण गए, ठीक है, सीधे सीधे अपने डायरेक्शन में जाते। कुछ कण क्या हुए, इतनी दूर पर जाकर के ही अलग अलग दिशा में प्रकीर्णित हो गए। स्कैटरिंग हम कहते हैं जिसको, आप सबने सुना होगा स्कैटरिंग या फिर प्रकीर्णन, सुना होगा ना आपने, प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ कण इतनी दूर से जाके प्रकीर्णित हो गए, कुछ कण सीधे इसमें से आर पार निकल गए, यहाँ तक आए, और पन्नी में से सीधे आर पार भी निकल गए। ठीक है, कुछ कण जो थे बिल्कुल बीचों बीच में, उन्होंने मुश्किल से एक या दो कण उनको ऐसे मिले जो गए और बिल्कुल 180 के एंगल पर ही वापस आ गए। बिल्कुल एक जिस दिशा में गए स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट के स्ट्रेट ही वापस भी आ गए, बिल्कुल 180 के एंगल पे वापस आए वो। ठीक है ना, तो ये टोटल हुआ कणों का अलग अलग प्रकार के, इनको 3-4 टाइप के इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को नॉर्मली मैं थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने किस बेस पे कहा था कि परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है, उन्होंने ये कहा कि देखो मैंने अल्फा कण बौछार करवाया। ठीक है, अल्फा कण तो धनावेशित थे, अब धनावेश को कौन आकर्षित करेगा, ऋणावेश आकर्षित करेगा, और धनावेश इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। पता है हमें प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जबकि प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो दूर दूर जो इनके बिल्कुल बाहर तरफ कुछ कण ऐसे थे जो कि क्या हुए कि यहाँ आए, पन्नी पर गिरे और सीधे बाहर की तरफ निकल गए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भाई नाभिक में परमाणु में चारों तरफ तो नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। ठीक है, तभी कि वो नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी उसने इन पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, और इसीलिए ये अल्फा कण सीधे पन्नी में से निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने देखा कि कुछ दूरी के बाद कुछ कण ऐसे थे जो कि यहाँ तक आए, लेकिन पन्नी पर आने से पहले ही यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, यहाँ पहुंचने से पहले ही वो अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए, यहाँ पहुंचने से पहले ही अलग दिशाओं में। इसका मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई ना कोई धनावेश शुरू हुआ है, कोई धनावेश है जो कि, और कैसा धनावेश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही तीव्र धनावेश है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी दूरी से ही इनको प्रतिकर्षित कर दिया। जैसे आपने कभी देखा होगा चुंबक में आप मिलाते हो तो ऐसे बोलते हैं ना कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं चुंबक के, ठीक है ना, ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो आप कभी भी कोई चुंबक आपको पता करना हो कि इसका उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है, कैसे पता करोगे? दो चुंबक लो, उन दोनों को आप दोनों तरफ से मिला के देखो, जैसे लो दोनों तरफ से आप उनको मिला करके देखो, आप देखोगे कि एक तरफ से हो सकता है कि वो दोनों मिल जाए। दोनों मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब आपने एक का नॉर्थ पोल ले रखा है, एक का साउथ पोल, आप एन और एस को मिला रहे हो तो आराम से वो दोनों चिपक जाएंगे। अगर इनकेस आपने दोनों के उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव ले रखे हैं तो क्या होगा, ये दोनों इससे ज्यादा पास आ ही नहीं पाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल आपको अपने हाथों पे अनुभव होगा कि इन दोनों के बीच में हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इतना तेज बल लग रहा है कि दोनों चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमने ये दोनों ध्रुव क्या है, समान है, या तो दोनों उत्तरी ध्रुव ही है या दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है ना, तो कुछ वैसा ही रिपल्शन रदरफोर्ड ने यहाँ पे देखा कि क्या हुआ कि अल्फा कण की, इसका मतलब बहुत तीव्र धनावेश है जिसने इतनी दूरी से इन कणों को प्रकीर्णित कर दिया। और उन्होंने बोला कि ठीक बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में ऐसा हुआ कि एक से दो कण बिल्कुल 180 पर वापस आए, मतलब उनमें तो थोड़ा सा भी विचलन भी नहीं हो पाया। तो इससे उनको पता चला कि इसका मतलब नाभिक के बीचों बीच और बहुत ही कम भाग में, क्योंकि
क्योंकि ऐसे कण सिर्फ उनको 1 से 2 मिले, तो उन्होंने कहा बहुत ही छोटे भाग में लेकिन बहुत ही तीव्र धनावेश उपस्थित होता है, इसी को उन्होंने नाम दिया था नाभिक। और चारों तरफ जो ऋणावेश उपस्थित होता है वहां उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स टक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो खैर रदरफोर्ड की बात थी। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रही हूँ वो क्या है, ये स्कैटरिंग, ये प्रकीर्णन जो हमने बात की, ये प्रकीर्णन क्या है, ये वही टक्कर है जो हम यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में कह रहे हैं। कौन सी टक्कर, कि यहाँ पर इन अल्फा कणों ने सोने की पन्नी को छुआ भी नहीं, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहे थे तो इन दोनों के बीच में बहुत ही तीव्र अंतःक्रिया हुई। कुछ अंतःक्रिया ऐसी हुई कि इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि मैं भी पॉजिटिव हूँ और ये भी पॉजिटिव है, तो उन्होंने बोला कि नहीं पास नहीं आना, वो दूर से ही उसको अपने आप क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। ठीक है ना। और प्रतिकर्षण इतना तीव्र था कि बिल्कुल अपनी गति ही परिवर्तित कर दी। तो अभी हमने क्या बिल्कुल यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब दो कण, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई दो पिंड एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीक आते हुए कुछ दूरी पर ही उन दोनों में ऐसी अंतःक्रिया हो जिसके कारण क्या करे, वो उनकी गति परिवर्तित हो जाए, बिना छुए ही उनकी गति परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं भौतिकी की लैंग्वेज में। तो आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल गया टक्कर का, आप सबने पढ़ा भी होगा लेकिन कभी ऐसे ध्यान नहीं गया होगा। तो फिजिक्स इसको क्या बोलता है, टक्कर बोलता है। भले ही हम जानते हैं कि अल्फा कण, अब नॉर्मल लाइफ में तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं टक्कर कैसे हुई, अल्फा कण और सोने की पन्नी ये दोनों तो आपस में मिले ही नहीं, अल्फा कण तो उस तक पहुंच ही नहीं पाए, तो जब तक टच नहीं हुआ तब तक हम टक्कर कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिजिक्स बोलता है कि नहीं ये टक्कर है, क्योंकि फिजिक्स इसकी अलग डेफिनेशन देता है। फिजिक्स ये कहता है कि भाई टक्कर भले ही छूने से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पास आने की वजह से अगर उनमें कोई अंतःक्रिया हो रही है, और वो हम कैसे पहचानेंगे, उनकी गति का प्रभाव देखेंगे। अगर उनकी गति में कोई प्रभाव पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई अंतःक्रिया हुई है, और इस अंतःक्रिया के कारण ही उसकी पिंड की गति में परिवर्तन आया है, तो हम इसे टक्कर बोलेंगे। ये है भौतिकी के हिसाब से टक्कर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो मोस्ट ऑफ जो आप टक्कर के एग्जांपल्स आपको उसी में न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे, नाभिकीय भौतिकी, उसमें आप बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो वहाँ पे आप कई जगह पे देखोगे ये प्रकीर्णन वगैरह होते हैं। तो ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि जहाँ पे कोई परस्पर स्पर्श नहीं होता है, इनके बीच में आपस में कोई टच नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इसको किस रूप में जानते हैं, टक्कर के रूप में ही जाना चाहता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आप लोग को पता चल गया, ये तो था टक्कर। अभी सब अपन लिखेंगे, ये सब कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, ताकि पहले अच्छे से हमें समझ में आए फिनोमिना है क्या। तो टक्कर में हमें पता है कि बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, आप सबको पता होगा। एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ, या हम बोले इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है ना, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर सबने पढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत तो ध्यान आप सबको होगा ही, इतना तो मैं मानती हूँ। ठीक है ना, फिर भी चलो मैं बताती हूँ। तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में आप लोगों को क्या डिफरेंस ध्यान है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था, कि देखो डिफरेंस ये था कि हाँ, इससे पहले मैं एक लाइन और आपको बताना भूल गई कि टक्कर में मेन जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, कि टक्कर के दौरान दोनों कणों की कुल ऊर्जा और उनका संवेग संरक्षित रहता है। कुल ऊर्जा व संवेग, ये दोनों कैसे रहते हैं, दोनों ही संरक्षित रहते हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में। इसका मतलब इनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये एक टक्कर की बहुत ही अच्छी आप प्रॉपर्टी कह लो, टक्कर का गुण कह लो, या इस प्रक्रिया की कोई विशेषता कह लो। ठीक है, इस पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कुल ऊर्जा की बात की है। ठीक है ना, पर्टिकुलरली कोई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात नहीं की है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब कि टक्कर से पहले कणों की जो टोटल ऊर्जा है, चाहे वो किसी रूप में हो, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो, गतिज ऊर्जा के रूप में हो, कुछ भी हो, टक्कर के बाद में भी कुल ऊर्जा उतनी की उतनी रहेगी। हाँ, उसका फॉर्म जरूर बदल सकता है, उसका रूप बदल सकता है। रूप कैसे, कि
कि हो सकता है गतिज ऊर्जा, जैसे पहले मान लो हमने माना कि कुल जो ऊर्जा थी पिंड की वो कितनी थी, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर थी, ठीक है। अब जैसे टक्कर होती है तो आप देखते होंगे, जैसे मान लो कोई दो गाड़ियों में जब टक्कर होती है बड़ी स्पीड में आती है तो बहुत जोर से आवाज आती है, ठीक है। अब वो आवाज क्या है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा हुई ना वो, आवाज भी तो ध्वनि ऊर्जा है। या जैसे कुछ टक्कर ऐसे होती है कि जिनमें हम देखते हैं कि टकराने वाले पिंडों का क्या होता है, बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, तो ताप भी एक प्रकार की ऊर्जा हुई, ऊष्मा ऊर्जा हो गई ना। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे ध्वनि ऊर्जा का आपने देखा, जैसे गाड़ियां टकराती हैं तो आवाज आती है, या नॉर्मली भी कोई बॉल अभी मैं इस दीवार पे टकराऊं तो ऑब्वियसली सी बात है जैसे ही टच होगी आवाज आएगी, ठीक है। ऐसे ही ऊष्मा ऊर्जा का एग्जाम्पल, जैसे हम गोली चलाते हैं, ठीक है। जैसे गोली जब चलती है और मान लो किसी चीज से जाकर के टकरा करके वहीं रुक गई, तो गोली का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसी टाइम तुरंत अगर आप उसको उठाओ तो उसका टेम्परेचर गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है, वो भी वही ऊर्जा का रूप है। तो मतलब हो सकता है, इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा थी पिंड की पहले, टक्कर से पहले जो गतिज ऊर्जा थी, हो सकता है कि टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा उतनी की उतनी आपको ना मिले, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा जरूरी नहीं उतनी की उतनी हमें मिल जाएगी, लेकिन कुल ऊर्जा आपको उतनी की उतनी ही मिलेगी। मतलब गतिज ऊर्जा का रूप बदल सकता है, हो सकता है कि पहले जितनी गतिज ऊर्जा थी पिंड की, टक्कर के बाद वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाए, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाए, या कोई अन्य प्रकार की ऊर्जा में भी बदल सकती है, ठीक है ना। जैसे अभी मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है कोई अन्य रूप में भी बदल जाए, लेकिन कुल ऊर्जा का मान इतना ही आएगा। इन दोनों को भी आप टोटल करोगे तो कुल आपकी गतिज ऊर्जा इतनी थी, टोटल एनर्जी के बराबर ही मिलेगी आपको। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, कभी भी ये मत लिखना कि टक्कर की डेफिनेशन में ये मत लिख देना कि कुल गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है, तो गलत हो जाएगा। कुल गतिज ऊर्जा कहाँ संरक्षित रहती है वो इन दोनों में हम बताएंगे। टक्कर की प्रॉपर्टी अगर आप लिख रहे हो तो वहां यही लिखना कि कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है, नॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुल गतिज ऊर्जा की बात नहीं करते, हम सिर्फ ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे टक्कर की विशेषता में, ठीक है। अब जब हम इसके दो प्रकार की बात करते हैं, इन दोनों प्रकारों में हम डिफरेंस क्या बताते हैं कि देखो, संवेग तो संरक्षित रहेगा इन दोनों में। संवेग तो टक्कर के दौरान हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग यहाँ भी संरक्षित है और यहाँ भी संरक्षित है संवेग, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि गतिज ऊर्जा की, तो प्रत्यास्थ टक्कर वह टक्कर होती है कि जिसमें कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में कणों की कुल गतिज ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। मतलब कि पिंडों का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मतलब गतिज ऊर्जा पहले जितनी थी बाद में भी उतनी की उतनी रहेगी, ऊर्जा किसी और रूप में चेंज नहीं होगी, हमें गतिज ऊर्जा उतनी की उतनी मिलेगी। तो वो टक्कर तो क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है कि उनमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। जिनमें केवल संवेग संरक्षित रहता है लेकिन कणों की जो कुल गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित नहीं रहती, ठीक है। या हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं, इसका मतलब कि अगर हम उनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर हम के इनिशियल माने, कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इतनी है तो हम बोलेंगे कि बाद में उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर में ये होता है कि गतिज ऊर्जा किसी अन्य रूप में बदल जाए, कुल ऊर्जा तो हमें उतनी ही मिलेगी लेकिन गतिज ऊर्जा उतनी की उतनी नहीं मिलेगी, हो सकता है बाद में ध्वनि ऊर्जा में बदल जाए या ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम दो टाइप पढ़ते हैं टक्कर के, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। और इनमें डिफरेंस हम क्या बताते हैं कि संवेग तो दोनों में संरक्षित रहते हैं लेकिन एक में क्या होता है कि हमारे संवेग के साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है जबकि इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या कि प्रत्यास्थ टक्कर हमने बोल तो दिया लेकिन एक्चुअली में, रियलिटी में, वास्तविकता में पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कभी नहीं होती। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं कोई स्थिति, हम बोलते हैं आदर्श स्थिति आदर्श केस के लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि आदर्श सिर्फ मानने के लिए, रियलिटी में आदर्श चीज कोई एग्जिस्ट में नहीं होती, अस्तित्व में नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पे ऐसी कोई टक्कर नहीं होती है कि जिसमें आपकी कुल जितनी गतिज ऊर्जा है और संवेग तो ठीक है संरक्षित है लेकिन गतिज ऊर्जा भी आपका इतना का इतना रहे ही रहे,
ऐसी कोई नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें हाँ ये होता है कि उसमें गतिज ऊर्जा में जो कमी होती है ना, कि जैसे के इनिशियल आपका ज़्यादा है, के फाइनल कम है, लेकिन वो के फाइनल इतना सा ही कम होगा, मतलब उसमें जो कमी हुई है वो कमी इतनी ज़्यादा कम होगी कि नॉर्मली हमारे ध्यान में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए हम मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पे लगभग हमारी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित ही है। इसलिए हमने कहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% काइनेटिक एनर्जी आपकी टकराने से पहले जितनी थी और बाद में भी 100% रह जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें कमी कितनी होगी, जैसे मान लो 0.01% कुछ कमी हो गई, 0.0001% कमी, तो ये कमी होती इतनी कम है कि नॉर्मली हमारे ध्यान में नहीं आती, या हम राउंड फिगर में 100% ही मानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं। तो इसलिए आप ये बोलोगे कि हाँ प्रत्यास्थ टक्कर होता है, लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर 100 आउट ऑफ 100 वो कंडीशन नहीं होती, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अप्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करें तो अप्रत्यास्थ टक्कर में हमने क्या बोला कि इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, मतलब पहले जितनी गतिज ऊर्जा है टक्कर के बाद में उस गतिज ऊर्जा का कुछ न कुछ क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ कमी होगी। हो सकता है वो गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाए या ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाए, किसी भी अन्य ऊर्जा में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई भी दो पिंडों की टक्कर ऐसी हो कि टक्कर के बाद में वो दोनों पिंड कैसे एक पिंड ही बन जाए, मतलब कि कुछ ऐसे टक्कर भी होते हैं ना कि मतलब जैसे जैसे हम आजकल तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, हम पढ़ते हैं कि है ना कार जाकर के ट्रोले में घुस गई, ट्रोला जाकर ट्रक में घुस गया, मतलब इतने अजीबोगरीब से इतनी स्पीडली होते हैं मतलब इंसिडेंट, ठीक है ना, कि बस वहां पे मतलब दोनों टकराए और टकराने के बाद मतलब इतने बुरे तरीके से कि इंसान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, गाड़ियां ही जब एक दूसरे के अंदर घुस जाती है तो भाई उसके बाद बचने की कंडीशन नहीं होती। तो वहां क्या था, पहले पिंड अलग अलग थे, एक ट्रोला था एक कार था, लेकिन टक्कर इतनी खतरनाक हुई कि उसके बाद में वो दोनों अगर एक दूसरे में घुस गए तो वो पिंड एक ही बन गया, ठीक है। ये तो खैर जनरल आजकल मतलब इस टाइप के मोस्टली सुनने में आते हैं। बाकी आप नॉर्मली लोग जैसे गोली चलाओ, और गोली अगर मान लो कोई कोई लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है ना, या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर अगर गोली चलाई जाती है तो गोली आकर के वहीं क्या होती है, फंस जाती है ना। तो पहले तक तो वो दो पिंड थे, लेकिन उसके बाद में गोली उसमें से आगे नहीं निकल पाई। जैसे अगर कोई मोटा सा कोई पेड़ वगैरह है तो गोली उसके बीच में आके फंस जाती है, तो टक्कर के बाद में क्या हुआ, वो दोनों पिंड एक संयुक्त पिंड बन गए। तो उस प्रकार की टक्कर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर में तो हमने पढ़ा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। हाँ ये है कि उसमें वो कमी होती तो है, लेकिन इतनी कम होती है कि हमारे ध्यान में आती नहीं है, तो हम उसे पूर्णतः प्रत्यास्थ कह देते हैं, ठीक है। लेकिन पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, वो किस कंडीशन में होती है, कि जब कोई दो पिंड टकराने से पहले दो हैं, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त हो कि टक्कर के बाद में दोनों पिंड एक संयुक्त पिंड बन जाए, दोनों आपस में चिपक जाए बिल्कुल, तो वो कैसी कहलाएगी, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। मतलब यहाँ पे कि पिंडों से पहले जो भी गतिज ऊर्जा हो, बाद में गतिज ऊर्जा कैसी हो गई, यहाँ तो बिल्कुल गोली आके रुक गई, तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा एक तरीके से जीरो हो गई, यही कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन क्या है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब भी ये नहीं होता कि फाइनल गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही जीरो मिल जाए आपको, ठीक है। सेम जैसे हमने कंडीशन इसमें पढ़ी थी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती, ठीक है ना। कभी मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इसमें सोचने वाली बात है कि कितना हल्का सा डिफरेंस होता है, कि नॉर्मली हमें लगता है ऐसा है, लेकिन एक्चुअली वो चीजें होती नहीं है, इसलिए टॉपिक इंटरेस्टेड है, ठीक है भाई। पहले हमने टक्कर देख लिया, उसके दो प्रकार देख लिए, क्या डिफरेंस है दोनों में वो देख लिया। फिर हमने कहा कि प्रत्यास्थ टक्कर हम उसको कहते हैं कि जहाँ गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहता है। लेकिन हमने कहा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती है, दोनों ही कह सकते हैं हम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर एक तरीके से एक आदर्श स्थिति हो गई कि भाई टकराने से पहले गतिज ऊर्जा थी और टकराने के बाद में मतलब ऊर्जा कुछ भी वेस्ट ही नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा वेस्ट होती ही है। तो वही वाली बात की, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि ऊर्जा जो कम हुई वो इतनी माइनर सी कम हुई कि एक तरीके से हम उसको नगण्य ही मानते हैं, और हम मान लेते हैं कि हाँ लगभग उतनी की उतनी रह गई, ठीक है ना। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, लेकिन इसके अंदर अगर आप घुसो तो उसके अंदर की रियलिटी ये है कि एक्चुअली में पूर्णतः कंप्लीटली प्रत्यास्थ टक्कर कुछ नहीं होता,
ठीक है ना, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं कि आपको 100% के 100% मिल जाए। अगर आप बिल्कुल उसका एग्जैक्ट मान निकालते हो तो भले ही 0.00001 का भी फर्क पड़े, लेकिन फर्क पड़ता तो है। ये बात थी पूर्णतः प्रत्यास्थ की। अप्रत्यास्थ टक्कर में हमने क्या देखा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, मतलब गतिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ कमी आती है, गतिज ऊर्जा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज बोली कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हम किसको बोलेंगे कि जब कोई दो पिंड टक्कर करे लेकिन टकराने के बाद में एक संयुक्त पिंड के रूप में बन जाए, तो उसको हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्णतः अप्रत्यास्थ तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग या इस जो मैंने बोला इसके हिसाब से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई इसका मतलब कि पहले तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, कुछ गतिज ऊर्जा थी, लेकिन टक्कर के बाद में तो वो दोनों बिल्कुल एक ही बन गए, मतलब उनकी जो फाइनल गतिज ऊर्जा थी वो कैसी हो गई, जीरो हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी पूर्णतः अप्रत्यास्थ में भी अंदर वही कंडीशन है कि ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ कमी इसमें भी थी कि बिल्कुल वहां पे चेंज नहीं होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो होता है, कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रह ही जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ भी वही कंडीशन है कि वो गतिज ऊर्जा इतनी हल्की सी होती है कि वो हमें पता नहीं चलती और हम उसको क्या बोल देते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ बोल देते हैं। ठीक है, या जैसे हमने बोला कि गोली लकड़ी में घुस गई, वहीं पर रह गई, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक सेकंड के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें गति जरूर होती है, या गोली के टेम्परेचर में वहां पे भी हल्का सा कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा वहां पे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा वहां पे रहती ही है फाइनल भी, लेकिन उसका मान इतना कम होता है कि हम उसको एक तरीके से बिल्कुल नगण्य के बराबर मान लेते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, लेकिन वो कमी जो आई वो मतलब इतनी हल्की सी होती, यहाँ पे कमी मतलब मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, कि गतिज ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है इसीलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाती है, थोड़ा बहुत मान गतिज ऊर्जा का बच ही जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? इंटरेस्टिंग तो लगा होगा ना भाई? अभी हमने, मैं सारी चीजें आपको लिखवाऊंगी, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में, इतनी चीजें आपने टक्कर के बारे में पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक्चुअली में टक्कर के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, कि टक्कर हमने पढ़ लिया क्या फिनोमिना होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपको स्कैटरिंग का एग्जाम्पल देके बताया, प्रकीर्णन का, रदरफोर्ड प्रकीर्णन का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे प्रकीर्णन क्या है, फिजिक्स के हिसाब से वो एक टक्कर है, जबकि हम शायद उसे टक्कर ना बोले, हम बोलेंगे कि यार दोनों चीजें टकराई नहीं, तो हम उसे टक्कर कैसे कह सकते हैं, तो दोनों टकराई नहीं, टकराने से हमारा मतलब क्या है कि दोनों आपस में कांटेक्ट में आई ही नहीं, टच हुई नहीं, लेकिन फिजिक्स ने उसको दूर से ही पहचान लिया, फिजिक्स ने बोला कि नहीं, भले ही छुई ना हो एक दूसरे को, लेकिन उनमें अंतःक्रिया उतनी दूर से ही हो गई कि भाई कणों के गति में परिवर्तन हो गया, तो फिजिक्स के लिए उतना सफिशियंट है, उन्होंने उस फिनोमिना को क्या माना, उस घटना को फिजिक्स ने टक्कर ही माना। ठीक है, पहले तो टक्कर क्या होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने वो समझा, फिर हमने टक्कर के दोनों प्रकार देखे, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, ठीक है ना, और उनमें क्या क्या अंतर होता है संवेग और गतिज ऊर्जा के रूप में वो देखा। पहली बात हमने ये देखी कि टक्कर की कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा नहीं, कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, संवेग भी संरक्षित रहेगा। ठीक है, हाँ ये होता है कि ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो सकता है, जैसे यहाँ गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले जितनी है बाद में भी उतनी रहेगी, लेकिन एक्चुअली में एग्जैक्टली उतनी भी नहीं रहती, 100% कमी होती है, लेकिन कमी इतनी कम होती है कि वो हमें पता नहीं चलती और हम इसे पूर्णतः प्रत्यास्थ मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे अप्रत्यास्थ टक्कर में हमने क्या कहा कि इसमें हमारी गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती, लेकिन अब संरक्षित नहीं रहने से मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, कि ठीक है ना, पूर्णतः अप्रत्यास्थ हमने कहा कि जब दो पिंड एक संयुक्त पिंड बन जाते तो ऐसा नहीं है कि गतिज ऊर्जा उसकी बिल्कुल खत्म हो गई, हाँ वहां पे जो गतिज ऊर्जा में कमी है वो क्या होता है, एकदम मैक्सिमम होती है, अधिकतम क्षय होता है वहां गतिज ऊर्जा का, इसीलिए हम उसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ मान लेते हैं। तो ये समझ में आ गया, अब ये सब हम लिखेंगे भी सही। तो सबसे पहले हेडिंग डालो टक्कर, टक्कर या संघटन, लिखो
यदि दो पिंड दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने से या टक्कर से पूर्व तथा पश्चात, तो यहाँ ये लिख लो संपर्क में आने से कणों का संवेग या गतिज ऊर्जा या दोनों संरक्षित रहते हैं तो यह प्रक्रिया यह घटना टक्कर कहलाती है। यदि दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आने से पूर्व तथा पश्चात यदि पिंडों की गतिज ऊर्जा या संवेग और या फिर दोनों संरक्षित रहें तो इस प्रकार की घटना या प्रक्रिया क्या कहलाती है? टक्कर कहलाती है। ठीक है। प्रत्येक निकाय में प्रत्येक टक्कर में निकाय का कुल संवेग व कुल ऊर्जा, ध्यान रखना यहाँ पे कुल ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा मत लिख देना टक्कर में ही, ठीक है ना, गलत हो जाएगा नहीं तो। कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। सदैव संरक्षित रहती है, ये हमेशा ही संरक्षित रहेगा। और टक्कर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें टक्कर में इससे मतलब नहीं है कि दोनों कण टकराए तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर क्रिया हुई, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना होता। हमें बस क्या पता करना होता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इनके संवेग में क्या परिवर्तन आया या इनकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया, गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा जो भी है उसके बारे में। ठीक है। टक्कर दो प्रकार की होती है। प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरी अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो अब ये टक्कर के दोनों प्रकार के बारे में भी हम लिखेंगे कि प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ टक्कर इन दोनों में क्या होता है, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम इतना ही लिखवाऊंगी मैं आपको, क्योंकि
उसके बाद फिर हम ये दोनों करेंगे तो फिर हमें टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो टक्कर का आपको लेकिन बेसिक समझ में आ गया। आज मैंने आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे तो हमें बस क्या करना है, इन दोनों के प्रकार देखने हैं और उसके बाद हमें अलग अलग निर्देश तंत्र में, मैंने उस दिन आपको बताया था 2 निर्देश तंत्र होंगे आपके। एक तो कौन सा होता है, लेबोरेटरी निर्देश रेफरेंस फ्रेम हम जिसको कहते हैं, या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और एक आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र होता है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये टक्कर अगर कैसी हो रही है, अगर बिल्कुल सीधी प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो क्या प्रभाव होगा दो कणों का, अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो क्या प्रभाव होगा। पहले हम एक विमा में पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 डायमेंशन का मतलब बस सीधी 2 कणों में टक्कर हो रही है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ दोनों ही कंडीशन में पढ़ेंगे, और अलग अलग स्थिति में कि अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, एक का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या, या इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा है तो क्या। इस प्रकार से अलग अलग स्थितियां देखेंगे हम, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद में उसके बाद हम बाद में किसमें 2 विमा में पढ़ेंगे, या 2 डायमेंशनल में हम पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन में भी हम 2 कणों की टक्कर पढ़ेंगे कि 2D में किस प्रकार से ये दोनों टक्कर करेंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग निर्देश तंत्र में हम पढ़ेंगे। तो वो सब आगे तो क्या है, सिर्फ डेरिवेशन का काम है, वहाँ पे आपको बस फटाफट से कैलकुलेशंस करते जाना है और डेरिवेशन करते जाना है। समझने वाला पार्ट यहाँ तक था, आगे तो आपको डेरिवेशन आपको भी आते ही करने, बाकी मैं करवाऊंगी, है ना। तो समझने वाला पार्ट यहाँ तक था, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इन पे अभी आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास।